छोटे से गांव में 14 साल की एक लड़की रहती थी। उसका नाम था राधिका। राधिका बहुत ही सीधी सादी और मासूम लड़की थी। बचपन में ही उसकी माँ का देहांत हो गया था। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और अब राधिका की जिंदगी में आई थी उसकी सौतेली माँ, जिसका नाम था कमला। कमला बाहर से तो बहुत मीठी बातें करती थी, लेकिन अंदर से राधिका से नफरत करती थी। सुबह का समय था। राधिका पानी भरकर लौट रही थी। तभी उसने अपने आप से कहा, काश काश माँ होती तो मुझे इतनी मेहनत अकेले न करनी पड़ती। कमला गुस्से से दरवाजा खोलते हुए बाहर आती है और राधिका से कहती है, अरे राधिका, इतनी देर लगा दी। सूरज सर पर चढ़ आया है और अभी तक तू पानी ही भर रही है, आलसी कहीं की। माँ, मटके बहुत भारी थे, इसीलिए थोड़ा वक्त लग गया। माँ, मुझे माँ मत कहो। तेरी माँ तो मर चुकी है। मैं तेरी माँ नहीं हूँ, समझी? और ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं। राधिका चुप होकर आंसू पोंछ लेती है। तभी उसके पिता रामशरण बाहर आते हैं। कमला, बच्चे से इतना गुस्सा क्यों करती हो? वो अभी छोटी है। छोटी है? 14 साल की हो गई है। काम करना चाहिए, लेकिन ये दिन भर आकाश की ओर ताकती रहती है। ठीक है, मैं राधिका को समझाता हूँ। कमला गुस्से में अंदर चली जाती है। राधिका रसोई में काम कर रही है। तभी उसका छोटा सौतेला भाई मुन्ना आता है। दीदी, तुम मेरे लिए गुड़ की रोटी बनाओगी? हाँ मुन्ना, मैं अभी तेरे लिए गुड़ की रोटी बना देती हूँ। तभी कमला अंदर आती है। मुन्ना, तुझे कितनी बार कहा है कि इस लड़की से कुछ मत मांग। ये तेरी सगी बहन नहीं है। लेकिन माँ, मुझे तो दीदी बहुत अच्छी लगती हैं। चुप हो जा। कितनी बार कहा है कि यह तेरी दीदी नहीं है। चल चल जा अपने कमरे में, भाग यहाँ से। राधिका चुपचाप आंसू पोंछकर काम करने लगती है। राधिका अकेली बैठे आसमान की ओर देख रही है। माँ, काश आप यहाँ होती। मुझे समझ नहीं आता कि मेरी सौतेली माँ मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है। मैं तो सिर्फ थोड़ा सा प्यार चाहती हूँ। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट आती है। राधिका पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर उसकी पड़ोसी बूढ़ी औरत शकुंतला दादी खड़ी होती है। बिटिया, तू यहाँ अकेली क्यों बैठी है? कुछ नहीं दादी, बस मुझे नींद नहीं आ रही थी। बिटिया, तेरी माँ के जाने के बाद से तेरी जिंदगी बदल गई है, लेकिन याद रख, हर अंधेरा सदा के लिए नहीं रहता। एक दिन सच सामने आता ही है। तू बस भरोसा रख। राधिका उनकी बातों को ध्यान से सुनती है। उसके दिल में एक अजीब सा डर और जिज्ञासा पैदा होती है।
राधिका आंगन में कपड़े धो रही है। तभी कमला हाथ में लकड़ी की छड़ी लेकर आती है। राधिका, मैंने कितनी बार कहा है कि काम में ढिलाई मत किया कर। देख, ये दाग अभी तक साफ नहीं हुआ। माँ, मैंने कोशिश की, लेकिन ये दाग बहुत गहरा था, इसीलिए वह छूट नहीं रहा। कितनी बार मैंने तुझे कहा है कि मुझे माँ मत कहा कर। अगर ये दाग नहीं निकला ना, तो जोर लगा, वरना तेरी खाल पर दाग बना दूंगी। कमला छड़ी उठाती है और तभी वहां पर रामशरण आ जाते हैं। अरे कमला, छोड़ भी दे बच्ची को, इतना क्यों चिल्ला रही है? अरे जी, मैं तो बस समझा रही हूँ कि काम सही से करना चाहिए ना। और फिर रामशरण सिर हिलाते हुए वहां से चले जाते हैं। कमला फिर से गुस्से से राधिका को घूरती है। राधिका स्कूल जा रही थी, तभी रास्ते में उसकी सहेली सीमा मिलती है। अरे राधिका, तेरे चेहरे पर ये खरोच कैसे आई? कुछ नहीं, बस गलती से गिर गई थी। तू हर बार यही कहती है। सच सच बता, तेरी सौतेली माँ तुझे मारती है ना? मैं कुछ नहीं कह सकती सीमा। अगर पता चला तो पापा और मुझे दोनों के लिए मुसीबत हो जाएगी। सीमा चिंतित होकर राधिका का हाथ पकड़ लेती है। तू डर मत, अगर कभी बहुत मुश्किल हो तो मुझे बता देना। लेकिन राधिका बस चुप रहती है और किसी से कुछ नहीं बताती। रात का समय था। राधिका पानी लेने नीचे जाती है। तभी उसे अचानक कमरे से फुसफुसाहट सुनाई देती है। वह दरवाजे की ओट से झांकती है। कमला एक अजनबी आदमी से धीरे धीरे बात कर रही थी। हाँ, तो सब ठीक चल रहा है? बच्ची को शक तो नहीं हुआ? अभी तक नहीं हुआ है, वो भूली है। लेकिन याद रखना, ये राज किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, पैसे का इंतजाम करके रखना, वरना। इतना कहकर वह अजनबी चला जाता है। कमला दरवाजा बंद कर देती है। राधिका सब सुन लेती है और डर से कांपने लगती है। ये कौन था और कौन सा राज छुपा रही है सौतेली माँ? राधिका अपने कमरे में लौट आती है और उसकी नींद उड़ जाती है। दादी ने कहा था कि सच एक दिन सामने आता ही है। शायद वो सच मेरी सौतेली माँ से जुड़ा है। लेकिन अगर मैंने सच जानने की कोशिश की तो क्या होगा? राधिका खिड़की से बाहर देखती है। चांदनी रात में उसका चेहरा डर और हिम्मत दोनों में खिल रहा था। सुबह सुबह राधिका रसोई में बर्तन मांज रही थी। तभी कमला अंदर आती है और जोर से चिल्लाती है, राधिका, ये क्या? ये दूध उफन कर बाहर गिर गया। तुझसे एक भी काम ढंग से नहीं होता। माँ, मैंने कोशिश की थी, बस पल भर के लिए मेरी नजर हट गई थी। माँ मत कह,
और आज से तुझे स्कूल जाने की जरूरत नहीं। सारा दिन घर का काम करेगी तू। लेकिन पापा ने कहा था कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। कमला गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेती है। तेरे पापा को मैं संभाल लूंगी, तू चुपचाप वही करेगी जो मैं कहूंगी। रात को राधिका हिम्मत जुटाकर अपने पिता रामशरण से बात करती है। पापा, मुझे स्कूल जाना है। माँ, मतलब सौतेली माँ मुझे रोक रही है। बिटिया, तू जानती है मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन तेरी माँ मतलब कमला, अगर उसने कहा है तो शायद उसके पीछे कोई वजह होगी। लेकिन पापा, वो मुझे हमेशा डांटती है, मारती है। आप क्या नहीं देखते? बिटिया, घर की शांति बनाए रखना भी जरूरी है। तू सह ले, सब ठीक हो जाएगा। राधिका रोते हुए बाहर चली जाती है। रात को सब सो जाते हैं। राधिका को याद आता है कि जिस कमरे में कमला उस अजनबी से मिली थी, वहां एक पुराना संदूक रखा है। वह धीरे से वहां जाती है। वह संदूक खोलती है। अंदर कुछ पुराने कागजात और गहनों की थैली मिलती है। तभी अचानक पीछे से किसी की आवाज आती है। मैं तो बस पानी लेने आई थी। झूठ बोल रही है, तूने अंदर झांका था ना? याद रख, अगर इस कमरे के बारे में किसी को बताया तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। अगले दिन राधिका अकेली मौका पाकर पड़ोस की शकुंतला दादी से मिलने जाती है। दादी, दादी, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ किसी अजनबी से मिलती है और घर में एक संदूक है जिसमें कुछ अजीब चीजें रखी है। क्या संदूक? बिटिया, क्या उसमें कोई पुराना दस्तावेज था? हाँ दादी, मैंने बस एक झलक ही देखी थी। शायद कुछ कागजात थे। बिटिया, तुझे शायद पता नहीं, लेकिन तेरे पिताजी की पहली पत्नी यानी तेरी सगी माँ उस समय अचानक क्यों मरी थी, ये राज कभी खुला ही नहीं। मुझे शक है कि उस संदूक में उसी का राज छुपा है। राधिका दंग रह जाती है। उसके चेहरे पर डर और जिज्ञासा दोनों थे। मतलब माँ की मौत कोई हादसा नहीं थी? मैं पक्के तौर पर तो नहीं कह सकती, लेकिन कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तुझे सच जानना होगा बिटिया। रात को राधिका खिड़की से बाहर देख रही होती है। तभी अचानक वही अजनबी आदमी घर के आंगन में आता है और धीरे धीरे कमला से मिलकर फुसफुसाता है। जल्दी फैसला करो, लड़की बड़ी हो रही है। अगर उसने सच जान लिया तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, वो लड़की मेरी मुट्ठी में है। लेकिन हाँ, अगर उसने ज्यादा टोह ली ना तो उसे भी रास्ते से हटाना पड़ेगा। ये सुनकर राधिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसका डर अब और बढ़ चुका था। क्या मेरी माँ की मौत
सच में हादसा नहीं थी। अगर सौतेली माँ और ये अजनबी कुछ छुपा रहे हैं तो मुझे किसी भी हाल में सच जानना होगा। वह खिड़की से बाहर देखती है। रात का अंधेरा और पेड़ों की सरसराहट उसके डर को और बढ़ा देती है। तभी उसका दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। राधिका घबरा कर पीछे हट जाती है और देखती है कि कोई अंदर आता है और वो उसकी छोटी सौतेली बहन इता थी, जो कि मुन्ना की बड़ी बहन थी, लगभग 9 साल की। दीदी, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी मुझे। दीदी, मुझे भी माँ से डर लगता है। वो मुझे डांटती नहीं, लेकिन जब तुम्हें मारती है ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अगले दिन दोपहर को कमला मंदिर गई थी। राधिका मौका देखकर फिर उस गुप्त कमरे में जाती है और जाकर संदूक खोलती है। इस बार वह जल्दी से कागज बाहर निकाल लेती है और देखती है उसमें कुछ पुराने जमीन जायदाद के कागजात और उसकी माँ की पुरानी डायरी मिलती है। आज मुझे डर लग रहा है। कमला बार बार घर आती रहती है। राम शरण को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरी जगह लेना चाहती है। राधिका दंग रह जाती है। तभी बाहर से एक आहट आती है। वह जल्दी से कागज वापस रख देती है। दरवाजा खुलता है और देखती है कि सामने खड़ी होती है कमला और देखती है कि सामने खड़ी होती है कमला। तू फिर यहाँ? कितनी बार कहा है कि इस कमरे से दूर रहा कर। मैं तो बस झाड़ू लगाने आई थी। राधिका डर की मारे सिर हिला लेती है। गांव में सालाना मेला लगता था। रामशरण बच्चों को लेकर वहां जाने की बात करता है। कमला, बच्चों को मेले में ले चलो, थोड़ी खुशी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं बस मुन्ना और इता को ले जाऊंगी। राधिका को घर पर ही रहने दो। अरे कमला, लेकिन क्यों? मैंने कहा ना, वो घर का काम करेगी। रामशरण चुप हो जाता है। मेले में सब चली जाती है। राधिका घर में अकेली रह जाती है। राधिका अकेले घर की तलाशी लेने का फैसला करती है। राधिका आंगन के एक कोने में पुरानी अलमारी खोलती है। उसमें एक छोटा सा डिब्बा मिलता है। डिब्बे में जहर की शीशी पड़ी होती है और साथ में उसकी माँ की पुरानी तस्वीर। ये तो वही तस्वीर है जो पापा हमेशा ढूंढते रहते हैं। और ये जहर, क्या माँ की मौत इससे हुई थी? और तभी अचानक उसके पीछे वही अजनबी आ खड़ा होता है। बहुत नाक में दम कर रही थी तू। ज्यादा टोह मत ले, वरना तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी माँ का हुआ था। राधिका डर कर पीछे हट जाती है। तभी अचानक से दरवाजा खटखटाता है और वह अजनबी जल्दी वहां से भाग जाता है। राधिका रोते रोते फिर शकुंतला दादी के पास पहुंचती है और शकुंतला दादी को सारी बात बताती है। दादी, मैंने सबूत देखे हैं। घर में जहर की शीशी मिली है
और माँ की डायरी भी, जिसमें वो सौतेली माँ से डर रही थी। बिटिया, अब मुझे पूरा यकीन है, तेरी माँ की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि उसे मारने की साजिश की गई थी, और ये सब तेरी सौतेली माँ और उस अजनबी का खेल है। लेकिन दादी, अगर अगर मैंने ये सब पापा को बताया तो क्या वो मेरी बात मानेंगे? शायद अभी नहीं। कमला ने तेरे पिताजी को पूरी तरह अपने वश में कर रखा है, लेकिन तू चिंता मत कर, सच को दबाया नहीं जा सकता, तू बस हिम्मत रख। रात का समय था। कमला और अजनबी घर के पिछवाड़े खड़े थे और राधिका खिड़की से उनकी बात सुन रही थी। बहुत देर हो गई है, लड़की शक करने लगी है। अगर उसने पुलिस या किसी और को बता दिया तो हमारा तो सब खेल खत्म हो जाएगा। चिंता मत करो, कल ही मैं ऐसा इंतजाम करूंगी कि वो हमेशा के लिए चुप हो जाएगी। राधिका यह सुनकर सन्न रह जाती है। उसकी सांसें तेज हो जाती है और वह धीरे से खुद से कहती है, तो ये लोग मुझे भी मारना चाहते हैं। मुझे तुरंत कोई रास्ता निकालना होगा। राधिका रात भर सो नहीं पाती। वह सोचती है कि अब चुप रहना मौत बुलाने जैसा है। सुबह होते ही वह फिर सीमा से मिलने जाती है। सीमा राधिका को देखकर कहती है, तेरे चेहरे पर डर साफ दिख रहा है राधिका, आखिर हुआ क्या है? सीमा, मेरी माँ की मौत कोई हादसा नहीं थी। मुझे सबूत मिले हैं। सौतेली माँ और एक अजनबी आदमी ने मिलकर कुछ किया है और अब वो मुझे भी मारना चाहते हैं। क्या? लेकिन तूने अपने पापा को बताया? नहीं, पापा मेरी बात नहीं मानेंगे। वो पूरी तरह सौतेली माँ के कहने में रहते हैं। तो फिर तू अकेली क्या करेगी? अब मुझे सच सबके सामने लाना होगा, चाहे अपनी जान दांव पर ही क्यों ना लगानी पड़े। राधिका शाम को फिर शकुंतला दादी से मिलती है। बिटिया, अब तुझे सबूत जुटाकर सबके सामने सच लाना होगा। गांव की पंचायत या पुलिस ही तेरी मदद कर सकती है। लेकिन दादी, अगर सौतेली माँ को भनक लग गई तो वो तुरंत मुझे खत्म कर देगी। तो सबूत को छुपाकर सुरक्षित रख और सही समय आने पर उसे सामने लाना। राधिका हिम्मत बटोरती है और तय करती है कि अब डरने के बजाय लड़ना चाहिए। कमला और अजनबी रात में गुप्त रूप से बातें करते हैं। राधिका दरवाजे के पीछे छिपकर सुनती है। मैंने जहर मिला दिया है। कल सुबह जब लड़की दूध पिएगी तो उसका काम खत्म हो जाएगा। हाँ, एक बार वो रास्ते से हट गई तो सब जमीन जायदाद सिर्फ हमारे नाम होगी। और किसी को शक भी नहीं होगा। राधिका ये सब सुन लेती है और डर से उसका खून जम जाता है।
सुबह कमला दूध लाकर राधिका के सामने रखती है। ले बेटी, ये दूध पी ले। ठीक है माँ, अभी पीती हूँ। लो माँ, पी लिया। राधिका गुप्त रूप से दूध खिड़की से बाहर गिरा देती है और खाली गिलास कमला को दिखा देती है। कमला संतोष से मुस्कुराती है। उसे लगता है कि राधिका कुछ ही देर में खत्म हो जाएगी, लेकिन राधिका अब असली चाल चलने की तैयारी कर रही थी। राधिका रात को सीमा और दादी से मिलती है। उन्होंने मुझे जहर देने की कोशिश की, लेकिन मैं बच गई। अब मुझे सच सबके सामने लाना है। लेकिन कैसे? कल पंचायत लगेगी। मैं सबूत लेकर वहां पहुंचूंगी। डायरी, जहर की शीशी और कागज सब वहां दिखाऊंगी। हिम्मत रख बिटिया, हिम्मत रख। तेरी माँ की आत्मा भी तेरे साथ है। गांव की चौपाल पर पंचायत लगी थी। गांव वाले, मुखिया और रामशरण भी मौजूद था। अचानक राधिका सबके सामने आकर खड़ी हो जाती है। क्या बात है बिटिया, तू क्यों रो रही है? मुझे सबके सामने सच कहना है। मेरी माँ की मौत हादसा नहीं थी, बल्कि हत्या थी, और इसके पीछे मेरी सौतेली माँ और ये अजनबी का हाथ है। सब गांव वाले चौंक जाते हैं। रामशरण हैरान होकर खड़ा हो जाता है। क्या बकवास कर रही है राधिका? कमला तेरी माँ है। नहीं पापा, वो मेरी माँ नहीं है। असली माँ की डायरी यहाँ है। और फिर राधिका सारे सबूत, डायरी, जहर की शीशी और कागज पंचायत के सामने रख देती है। सब सन्न रह जाते हैं। इसमें साफ लिखा है कि पहली पत्नी को हमेशा कमला से डर था, और ये जहर तो वही है जिससे मौत हुई थी। गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगते हैं। कमला गुस्से से चीख उठती है। हाँ, मैंने ही सब किया था। क्या करूं? सब कुछ चाहती थी। तेरे पिताजी, ये घर, ये जमीन। तेरी माँ मेरे रास्ते की दीवार थी, इसीलिए उसे हटाना पड़ा, और अब तुझे भी हटा दूंगी। कमला अचानक राधिका पर झपटती है। तभी गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं। अजनबी भागने की कोशिश करता है, लेकिन लोग उसे भी पकड़ लेते हैं। बिटिया, मुझे माफ कर दे। मैं तेरे दर्द को कभी समझ ही नहीं पाया। तू अकेले सब झेलती रही और मैं कमला के धोखे में जीता रहा। देखिए पापा, अब सब ठीक है। माँ की आत्मा को भी शांति मिलेगी। कुछ दिन बाद कमला और अजनबी जेल में थे। राधिका अब खुलकर जी रही थी। वह स्कूल जाती थी, पढ़ाई करती थी, और गांव वाले उसका सम्मान भी करते थे। एक दिन राधिका छत पर खड़ी होकर आसमान की ओर देखती है। माँ, आज मैंने आपकी लड़ाई पूरी कर दी। अब मैं डर कर नहीं, हिम्मत से जीऊंगी। अब राधिका खुशी से अपना जीवन जीने लगती है।